नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने 10 जनवरी की करंट अफेयर की नई क्लास लेकर, जिसमें हम पढ़ेंगे आने वाले 1 घंटे में 10 सवाल जो बने होंगे आज रात तक की सुर्खियों से और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को आज के मोटिवेशन कोटेशन के साथ। आज का मोटिवेशन कोटेशन आपके लिए, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। दोस्तों, ये हमारे विद्यार्थी जीवन का नहीं, हम जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो उसका सार है। हमें लगातार मेहनत करते रहना है और फल की इच्छा नहीं रखनी। फल हमें तब मिलेगा तब हमारे लिए अनुकूल समय होगा। आप विद्यार्थी जीवन को ही ले लीजिए, आपको फल तब मिलेगा तब एग्जाम होगा और उसका रिजल्ट आएगा। उसके लिए हमें लगातार मेहनत करते रहनी है और सिर्फ इंतजार करना है अपने सही समय का। तो उसके लिए लगे रहिए, मेहनत पर लगातार करते रहिए। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने अंतरराष्ट्रीय संगठन संधियों से हटने की भागीदारी कम करने के आदेश दिए हैं? अब डोनाल्ड ट्रंप शुरू हो चुके हैं किसमें? तो राष्ट्रपति किसके हैं? राष्ट्रपति हैं यूएस की और नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के बैटिंग करना शुरू कर दिया है। किनके लिए? जो इन्हें चुनाव जिताकर सत्ता में लेकर आए हैं। और इनको सत्ता में लेकर आने वाले कौन है? वे तेल कंपनियां जो इन पर अब दबाव बना रही हैं कि भैया हम तुम्हें लेकर आ गए, अब हमारे लिए काम करो। इसी क्रम में इन्होंने क्या किया है? वेनेजुएला पर हमला किया और वहां के तेल जो कुएं हैं उन पर कब्जा कर लिया और बोला है कि अब यहाँ की सत्ता हम चलाएंगे और तेल भी हम बेचेंगे। ठीक है। इसी क्रम में इन्होंने अगला कदम उठाया है कि इन्होंने 66 जो संस्थाएं हैं, 66 संस्थाएं हैं, इनसे बाहर निकल चुके हैं, बाहर निकल गए हैं। ठीक है। इनसे बाहर क्यों निकले? और इनमें से सबसे ज्यादा संस्थाएं कौन सी हैं? जो पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। पर्यावरण से जुड़ी सबसे ज्यादा संस्थाएं हैं। ठीक है। इनमें सबसे ज्यादा संस्थाएं किससे जुड़ी हैं? पर्यावरण से जुड़ी हैं। अब पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं से बाहर निकलने का मतलब क्या है? कि ये अब तेल के उत्पादन में बढ़ोतरी करेगी। यानी इनकी कंपनियां नहीं चाहती कि पर्यावरण में कोई सुधार हो। उन्हें पर्यावरण से कोई मतलब नहीं। अमेरिका बचा रहना चाहिए, अमेरिका बचा रहना चाहिए। इनका मेन मोटिव ये है और इनके पास पैसे आते रहने चाहिए, चाहे पर्यावरण को इनसे कितना भी नुकसान हो। ठीक है। इसी क्रम में इन्होंने जो भारत का सोलर अलायंस है, इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस, इस जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर COP21 में, जो कहां पर हुआ था? पेरिस फ्रांस में ही हुआ, इसका आयोजन हुआ था और इसमें इसकी स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो गुरुग्राम में है। गुरुग्राम हरियाणा में जिसका मुख्यालय है। इससे भी बाहर निकलने का फैसला किया है। सोलर अलायंस क्या है? कि दुनिया को एक सोलर के रूप में व्यवस्थित कर देना। जो हमारा क्षेत्र है पृथ्वी का, उष्णकटिबंधीय, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच, तो यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति पूरे वर्ष रहती है। तो ये प्लान था कि यहाँ से जब सूर्य की उपस्थिति पूरे साल रहती है तो विश्व के अधिकतर क्षेत्र को यहाँ से सोलर पैनल लगा के या उसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके, जिससे जो पर्यावरण को नुकसान होता है पेट्रोल डीजल के जलने से, उससे बचा जा सके। लेकिन अभी इससे भी बाहर निकल गए हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो पेट्रोलियम कंपनियों के लिए ही काम कर रहे हैं। ठीक है। संगठन में 66 अंतरराष्ट्रीय संगठन, एजेंसियां और आयोग हैं। इनमें से कौन कौन सी है? तो ये आदेश 7 जनवरी को इन्होंने दे दिया है, जिसमें जलवायु, श्रम यानी जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सामाजिक विकास से जुड़े संयुक्त राष्ट्र संबंधित निकाय हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन यानी यूएनएफसीसी से भी बाहर निकल गया। यूएनएफसीसी जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना की जाती है 1992 में और यहाँ पर रियो डी जेनेरियो यहाँ पर एक सम्मेलन होता है जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? तो ये ब्राजील का एक शहर है। यहाँ पर ये सम्मेलन हुआ 1992 में और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज इसकी आधारशिला रखी गई।
इसके बाद इस पृथ्वी सम्मेलन में ही कहा गया कि जो जलवायु परिवर्तन है उससे जुड़े मुद्दों के लिए, जलवायु परिवर्तन से जितने भी जुड़े मुद्दे हैं उसके लिए हम हर साल मिला करेंगे और कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का आयोजन किया करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट का आयोजन हुआ बर्लिन में। बर्लिन जो जर्मनी का एक शहर है, 1995 में इसकी पहली मीटिंग होती है। उसी क्रम में 21वीं मीटिंग कोप 15 हुई 2015 में, ठीक है, जिसमें हमने सोलर अलायंस की स्थापना की। इससे भी ये बाहर निकल गया है। जलवायु गठबंधन के निकाय जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये निकल गया, ये मैंने आपको बता ही दिया। यूएनएफसीसी, इसके बारे में हमने अपनी पूरी जानकारी आपको दे दी। साथ ही और कौन कौन से संगठन हैं, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से भी बाहर निकल गया है, ठीक है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग परिषद से बाहर निकल गया, यूनेस्को से भी बाहर निकल गया। 16 नवंबर 1945 में जिसकी स्थापना हुई और फ्रांस पेरिस में जिसका मुख्यालय है उससे भी बाहर निकल गया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार विभाग हो या अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन हो, अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सब से बाहर निकलकर कह दिया कि भैया हम ना रहेंगे, हमें कमाने हैं सिर्फ पैसे, दुनिया जाए भाड़ में। इस पर 7 जनवरी को इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, यानी अपना पैसा वसूल लिया है तेल कंपनियों ने ट्रंप से। शायद ट्रंप आगे आने वाले इतिहास में अमेरिका के सबसे खराब राष्ट्रपतियों में गिने जाएं और आगे आने वाली पीढ़ी ने कोसे कि भाई क्या कर गया था तूने, तो पूरा ही खेला खराब कर दिया। चलिए अब पढ़ते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी वॉशिंगटन है, वॉशिंगटन डीसी। और जो किस नदी के किनारे है, तो जो पोटोमैक नदी के किनारे, पोटोमैक नदी के किनारे है, ठीक है। उसके बाद बात करें इसकी मुद्रा की, तो डॉलर इसकी मुद्रा है। उसके बाद यहाँ पर जो संसद है उसको हम कांग्रेस के नाम से जानते हैं, कांग्रेस को नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन और एक, जैसे भारत में उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा, तो ऐसे ही यहाँ पर 2 सदन होते हैं। उस सदन को हम सीनेट के नाम से जानते हैं और निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के नाम से जानते हैं। अब ये जो सीनेट है इसमें 100 सीटें होती हैं, 100 सीटें होती हैं। और अमेरिका में कितने राज्य हैं, तो यूएसए में 50 राज्य हैं, हर राज्य से 2 आदमी आकर इसमें बैठते हैं, इसलिए इसमें 100 सीटों का रखा गया है। अब बात करें यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है माउंट डेनाली, माउंट डेनाली यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहाँ पर है, तो ये अलास्का में है, अलास्का जो यूएसए का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है यूएसए का। और कहाँ पर है, तो ये रहा, और इसे कभी अमेरिका ने रूस से खरीदा था। उसके बाद बात करते हैं हम अमेरिका की सबसे लंबी नदी की। यहाँ की सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी है। कौन सी है, तो मिसौरी नदी है। और मिसौरी की सहायक नदी है मिसिसिपी। और मिसिसिपी विश्व में एकमात्र नदी है जो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती है, पंजे के आकार का डेल्टा बनाने के लिए जानी जाती है। कहाँ डेल्टा बनाती है, तो ये बनाती है गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। उसके बाद बात करें यहाँ का सबसे निचला बिंदु, तो मृत घाटी, मृत घाटी यहाँ का सबसे निचला बिंदु है। और जो मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है, मोजावे मरुस्थल का हिस्सा है। अब इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो एक तरफ इसके अटलांटिक महासागर है, ये वाले क्षेत्र में पूर्व में इसके अटलांटिक और पश्चिम में इसके प्रशांत महासागर है, ठीक है। अगर इसके ऊपर बात करें उत्तर में, तो उत्तर में इसके यहाँ पर कनाडा है। और कनाडा जो यूरेनियम उत्पादन में दूसरा सबसे प्रमुख देश है, जिसकी राजधानी ओटावा है, इसकी राजधानी ओटावा है। अब ये यूएसए से सीमा साझा करता है और इसकी सीमा का निर्धारण किया जाता है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश से। और साथ ही इसकी सीमा पर यहाँ पर 5 झीलें हैं। ये 5 झीलें, अगर मैं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ूं तो इनका क्रम होता है, सबसे पहले आती है सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर से पूर्व में चलेंगे तो मिशिगन,
देखिए मिशिगन जो एकमात्र झील है जो पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। इसके बाद ह्यूरॉन आती है और ह्यूरॉन के बाद ईरी, ईरी के बाद ओंटेरियो, ईरी के बाद कौन सी आती है तो ओंटेरियो आती है। ठीक है, अगर इसकी नीचे की बात करें तो नीचे इसके देश है मैक्सिको, मैक्सिको जिसकी राजधानी मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है और इसकी मुद्रा मैक्सिकन मैक्सिकन पैसो है। क्या है तो मैक्सिकन पैसो है। इसकी और अमेरिका की सीमा का निर्धारण एक नदी करती है जो इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती है और उसका नाम है रियो डी ग्रांडे नदी। क्या नाम है तो रियो डी ग्रांडे नदी इसकी सीमा का निर्धारण करती है। तो ये हमारे पूरा हो गया अमेरिका से जुड़े हुए सारे तथ्य। चलिए आज आपके लिए फिर से इंडेक्स लेकर आए हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक 10 है। क्यूएस फ्यूचर इसके इंडेक्स में हमारी रैंक 25 है। 85 हमारी हैंडले पासपोर्ट में है और भारत लगभग 56 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकता है। इसके द्वारा 56 देशों में वीजा फ्री यात्रा कर सकता है। नंबर 1 किसका आता है तो इसमें नंबर 1 है सिंगापुर का, सिंगापुर, और यहाँ के लोग सिंगापुर के लगभग 193 देशों में वीजा मुक्त यात्रा कर सकते हैं, बिना वीजा की यात्रा कर सकते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में यानी हमारी सेना की में शक्ति कितनी है तो विश्व में हम चौथे स्थान पर आते हैं। अमेरिका, रूस, चाइना के बाद चौथा स्थान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पाकिस्तान के किस ऐतिहासिक स्थल पर कुषाण काल के दुर्लभ सिक्के और कीमती पत्थर मिले हैं। अभी क्या हुआ है, पाकिस्तान का रावलपिंडी, रावलपिंडी जो क्षेत्र है यहाँ पर एक क्षेत्र है तक्षशिला। तक्षशिला को आप जब पुराना इतिहास पढ़ेंगे, प्राचीन इतिहास में शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता। देखो तक्षशिला और नालंदा दो ऐसे प्राचीन इतिहास में हमारे केंद्र रहे जो विश्व में अपनी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। तो इस तक्षशिला के पास एक स्थान है जिसका नाम है भीर माउंट, और इस भीर माउंट स्थान पर क्या चल रही थी तो जो हमारा पाकिस्तान का पुरातात्विक विभाग है इसने खुदाई की, और इस खुदाई में इन्होंने जो कुषाण वंश है, कुषाण काल के लगभग 2000 साल, लगभग 2000 वर्ष पुराने सिक्के, किसके, सोने के सिक्के, किसके हैं तो सोने के सिक्के और लापिस क्या मिली है, जो इसके अलावा लापिस लाजुली मिली है। लापिस लाजुली क्या होती है तो इन्हें हम नीलमणि के नाम से जानते हैं। किस नाम से तो नीलमणि के नाम से जानते हैं। इसके कुछ टुकड़े मिले हैं, ठीक है, टुकड़े मिले हैं। तो कहां पर मिले हैं, तक्षशिला में है जो पाकिस्तान में। ठीक, अब अगर हम बात करें इस कुषाण काल की, ये कुषाण काल में 2000 वर्ष पुराने जो सिक्के मिले हैं तो ये किस सम्राट के समय के हैं तो ये सम्राट थे वासुदेव, वासुदेव जिन्हें हम कुषाण काल के अंतिम महान शासक के तौर पर जानते हैं, महान शासक के तौर पर जानते हैं, यानी इनके बाद में कुषाण काल का पतन होने लगा था। अब बात करें हम कुषाण काल की, कुषाण काल जो है इसका जो समय रहा वो पहली सदी से और तीसरी सदी के बीच रहा। तीसरी सदी के बीच इन्होंने यहाँ पर शासन किया। उसके बाद अगर बात करूँ इसके संस्थापक की, यानी इसके संस्थापक कौन सा सम्राट रहा तो उनका नाम था कुजुल कुडफिसस, कुजुल कुडफिसस, ये इनके सम्राट रहे। और इनके अंतिम महान सम्राट या अंतिम योग्य शासक कौन थे तो सबसे अंतिम योग्य शासक इनके वासुदेव थे, जिनके काल के अभी ये सिक्के मिले हैं। तो ये हो गई पूरी जानकारी कुषाण काल की। अब कई बार हमारी परीक्षा में, क्योंकि कुषाण काल जो है विदेशी शासक के तौर पर जाने जाते थे, यानी ये बाहर से भारत में शासन करने आए थे, तो ऐसे 4 वंश हैं जो बाहर से आए और उन्होंने भारत पर शासन किया।
इससे पहले हम देख लेते हैं कि देसी वंश कौन से थे। देसी वंश जिन्होंने भारत पर शासन किया, तो एक वंश को तो आप जानते ही होंगे, मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश का जैसे ही पतन हुआ तो एक वंश ने भारत की बागडोर संभाली और जिसका नाम था सुंग वंश। सुंग वंश और सुंग वंश के बाद कण्व वंश आया, कण्व वंश ने शासन किया और इसके बाद जो आया वो था सातवाहन। सातवाहन जिनका बड़ा लंबा तगड़ा साम्राज्य रहा, तो सातवाहन। इसके बाद जो हम पर विदेशी वंश ने शासन किया, विदेशी वंशों ने शासन किया, और इसमें सबसे पहला जो वंश आता है वो है हिंद यूनानी। हिंद यूनानी, हिंद यूनानी ने फिर शासन किया, जिन्हें हम इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? इंडो ग्रीक के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे ही हिंद यूनानियों का पतन हुआ तो फिर शक के बाद आए। शक के बाद जो आने वाले थे वे थे पल्लव या पार्थियन, जिन्हें हम पल्लव के नाम से भी जानते हैं या पहलव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद जो सबसे अंतिम विदेशी शासक जिन्होंने हमारे पर शासन किया वो कुषाण। तो कई बार एग्जामिनर आपको इसे क्रम में लगाने के लिए पूछता है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर लिख दिया। अगर बात करूं मैं कुषाण वंश की, तो इन्होंने कौन सी शैली का विकास किया? तो इनकी शैली थी गांधार शैली। अगर पूछे आपसे गांधार शैली का संबंध किस शासक से है या किस वंश से है, तो कुषाण वंश से इसका संबंध देखने को मिलता है। चलिए, तो ये सिक्के हैं जिन पर देवी माता की या बोले तो किसकी, तो एक देवी की तस्वीर बनी है। ये आपको दिख रही होगी यहाँ से, ये इनका चेहरा है, ये हाथ है इनके, और ये पीछे किसी बैल जैसी संरचना पर बैठी हुई है। ठीक है, पीछे कोई बैल सी खड़ा है, उस पर बैठी हुई है। तो ये अभी सिक्के मिले हैं पाकिस्तान में। ठीक है, अगर बात करूं स्थान की, तो स्थान मैंने आपको बता ही दिया, ये भीर माउंट है जो उत्तरी भाग में है। खुदाई के दौरान दूसरी सदी के दुर्लभ कांस्य के सिक्के मिले हैं। किसके हैं? तो कांस्य के सिक्के हैं, ये आप याद रखेंगे। वासुदेव प्रथम के काल के हैं। सिक्कों में राजा वासुदेव को प्रथम एशियाई पोशाक में दिखाया गया है। लापिस लाजुली, जिन्हें हम नीलमणि के नाम से जानते हैं, कीमती पत्थर हैं, वो भी मिले हैं। ठीक है, तक्षशिला के बारे में, तक्षशिला पाकिस्तान के तक्ष में स्थित है और हमारे यहाँ पर ये शिक्षा के केंद्र के रूप में काफी विकसित रहा। बौद्ध धर्म का इन्होंने काफी प्रसार किया, कुषाण वंश ने, यानी बौद्ध धर्म के काफी ये समर्थक रहे। बात करें हम पाकिस्तान की, तो नल्ला एक बार निकला है हमारा लल्ला, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की सीमाओं की, तो ये पाकिस्तान की सीमा जो भारत के साथ बनती है, इसको हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन रक्षा करता है? तो हमारी जो अर्धसैनिक बल है, इसकी रक्षा सेना कौन करती है? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की सीमा की और भारत और पाकिस्तान की सीमा की रक्षा करती है। यहाँ पर जो कश्मीर में जो सीमा रेखा है उसे हम LOC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर एक क्षेत्र है जिसे हम सर क्रीक के विवाद के नाम से जानते हैं। सर क्रीक जो किस किस के बीच है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। कहाँ पर है? तो भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध के क्षेत्रों में एक ऐसी दलदली भूमि है जिसे सर क्रीक के नाम से जाना जाता है, और सर क्रीक विवाद अभी चर्चा में रहा। भारत इसका समाधान चाहता है थाल वेग सिद्धांत के आधार पर। थाल वेग सिद्धांत के आधार पर भारत इसका समाधान चाहता है। बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, और यहाँ की जो उपनाम है, इसे नहरों के देश के रूप में जाना जाता है। नहरों का देश, नहरों के देश के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब इसकी नहर बंद होने वाली है क्योंकि भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इसमें मध्यस्थता किसने की थी? तो मध्यस्थता की थी विश्व बैंक ने, विश्व बैंक ने की थी। ठीक है, तो ये हो गई पूरी पाकिस्तान के बारे में आपसे जानकारी। चलिए, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? यानी आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत
14वें स्थान पर है। इनोवेशन इंडेक्स में हम 39वें स्थान पर हैं। ग्लोबल हंगर में यानी भूखमरी में हम कौन से स्थान पर हैं, तो 105वें स्थान पर हैं। अगर बात करें कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में हम 39वें स्थान पर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को रोजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? हमारे यहाँ एक संस्था है जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 वर्ष को 1945 में इसकी स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो वॉशिंगटन में। ठीक है, अब हम बात करें कि इसने अभी 2026 को रेजलैंड और पशुपालक का वर्ष घोषित किया है। तो इसके रेजलैंड और पशुपालकों के वर्ष के रूप में इन्होंने इसकी घोषणा की है। रेजलैंड क्या होता है, तो ये होता है चारागाह या बोले तो घास के मैदान। इन घास के मैदान और पशुपालकों की जो संरक्षण के लिए 2026 को इन्होंने इसके रूप में घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य इसका क्या होगा, तो उद्देश्य होगा कि जो हमारे घास के मैदान हैं और जिन पर कम ध्यान दिया गया है, उन घास के मैदानों का या समाना घास के मैदानों का उन पर प्रकाश डालना, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके। कम ध्यान दिए गए घास के मैदानों पर प्रकाश डालना, इसके लिए जिससे उनका संरक्षण हो सके, इसके लिए प्रकाश डालना, क्योंकि घास भी हमारे लिए काफी जरूरी है, हमारे पशुओं के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसकी बात कहाँ की गई थी, हमारे यहाँ एक संस्था है UNFCCC, जिसको मैंने अभी आपको बताया, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन क्लाइमेट चेंज। इसकी जो अभी बैठक हुई, जिसे हम COP30 के नाम से जानते हैं, वो हुई थी बेलम ब्राजील में। कहां पर हुई थी, बेलम ब्राजील में। अब इस बेलम ब्राजील में हुई बैठक में एक TFFF की शुरुआत की गई। इसका नाम है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। क्या है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाना है, ट्रॉपिकल का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय मकर रेखा से और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश और पानी की मात्रा, क्योंकि बारिश भी काफी मात्रा में होती है, तो उपलब्ध होती है, तो यहाँ पे घास के मैदान अच्छी तरह से विकसित हो पाते हैं। तो यहाँ पर जो घास के मैदान है, उनको संरक्षित करने के लिए एक फैसिलिटी की शुरुआत की गई थी। कहां पर, तो COP30 में बेलम ब्राजील में जो अभी इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, UNFCCC को आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी रियो डी जेनेरियो में, मैंने आपको बताया, और COP फर्स्ट इसका बर्लिन में हुआ था। ठीक है, अब इसकी मीटिंग जो हुई थी उसमें ये बात कही गई। ठीक, अब जो हमें जानने वाली बात है वो क्या होगी कि विश्व में घास के मैदान, या मैप में ही बता देता हूं आपको। ठीक है, तो ये दिवस मनाया जाएगा, वैसे ये साल मनाया जाएगा। अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदानों की। देखो यहाँ पर तो मैंने आपको बताया है, अर्जेंटीना वाले नीचे वाले क्षेत्र में आप जो घास के मैदान है उनको क्या कहते हैं, पंपास। इससे ऊपर वाले क्षेत्र में कंपास, और ये वेनेजुला और ये कोलंबिया वाला क्षेत्र है, इसमें हम कहते हैं लानोस। नॉर्थ अमेरिका में पेरी कहा जाता है। ठीक है, या अगर बात करूं दक्षिण अफ्रीका में इनको वेल्ड्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेल्ड्स के नाम से। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं, और न्यूजीलैंड में कैंटरबरी। यहाँ पर एक देश है हंगरी, यहाँ पर एक देश है ये रहा हंगरी, और हंगरी में इनको किस नाम से जाना जाता है, तो हंगरी में इन्हें पुस्ताज के नाम से जाना जाता है, पुस्ताज के नाम से।
अब बात करें अगर ये मध्य एशियाई देश, भारत के ऊपर जो मध्य एशियाई देश हैं जिसमें कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये जितने स्थान हैं सारे, तो इनमें यहाँ पर इनको स्टेपी, स्टेपी कहाँ पर, मध्य एशियाई देशों में, मध्य एशियाई देशों में इनको स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करूं मैं दक्षिण अमेरिका, ब्राजील में कंपोस हो गए, और कहाँ का बचा है, तो और भारत में, भारत में इन्हें बुग्याल के नाम से, बुग्याल के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य मुख्य नाम जो मैंने आपको बता दिया। अगर बात करूं साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका में ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ इनको सवाना, सवाना घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सवाना घास के मैदान के नाम से इनको यहाँ पर जाना जाता है। और यूरोप में हंगरी के अलावा जो यूरोपीय और देश हैं इनको टैगा कहा जाता है। तो ये आपको घास के मैदान उनके क्षेत्र के हिसाब से। यूनाइटेड नेशन को मैंने आपको बता दिया कब इसकी स्थापना हुई थी। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स में यानी शांति सूचकांक में हम कौन से नंबर पर आते हैं? फ्रीडम इंडेक्स में 162 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारी रैंक 3 है, यानी सबसे खराब देशों की सूची में तीसरा स्थान। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हमारा 42वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस मंत्रालय के सचिव ने फरक्का बैराज के दौरा कर उसकी आधुनिकीकरण की समीक्षा की? देखिए, अब हम पहले तो नल्ले बेटे को समझा लिया, अब पोते की बारी है। देखो, भारत प्लस बांग्लादेश दोनों के बीच में 1996 में एक समझौता होता है। समझौता है गंगा नदी जल को लेकर। ठीक है, क्योंकि भारत से जब गंगा निकलती है तो ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसके बॉर्डर के पास हमने एक बांध बनाया है जिसे हम फरक्का बांध के नाम से जानते हैं। तो इस फरक्का बांध के लिए 1996 में हम समझौता किए थे बांग्लादेश के साथ, जिसके तहत हम बांग्लादेश को पानी दिया करते थे। अब दिसंबर 2026 में इसके 30 साल पूरे होने वाले हैं। 30 साल इस समझौते के पूरे होने वाले हैं, और ये क्या होगा, खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इससे बांग्लादेश बड़ा परेशान है, क्योंकि बांग्लादेश में जितने भारत विरोधी कार्य इस समय हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी हो रहे हैं। तो भारत से अब वो चाहता है कि भारत भैया थोड़ी सी रहम कर दे और हमसे पानी पूरा हमें देता रहे। लेकिन अब भारत ने क्या किया है, भारत का जो जल शक्ति मंत्रालय है ये हरकत में आ गया। और इसके मंत्री कौन है, तो मंत्री जी आप याद रखेंगे, इसके हैं CR पाटिल। अब CR पाटिल जी ने कहा कि जो हमारा जल संसाधन नदी विकास मंत्री है, जल संसाधन और नदी विकास और गंगा जल संरक्षण विभाग, जो इसके मुख्य सचिव हैं, इसके जो मुख्य सचिव हैं इनको भेज दिया दौरा करने, मुख्य सचिव को भेज दिया है दौरा करने, किसका, तो हमने फरक्का बांध का दौरा करने के लिए भेज दिया है। और इनका नाम क्या है, VL कणव राव को हमने वहां पर भेज दिया है। पाकिस्तान की हवा टाइट करने के लिए कह दो, सीधा सीधा हमने वहां पर भेज दिया है कि भैया जांच करके आओ कि हम इसको अभी बढ़ा सकते हैं नहीं बढ़ा सकते। अब भारत अपने हिसाब से टर्म डिक्टेट करेगा और इनको बता देगा कि भैया हम ना कर रहे। ये जो फरक्का डैम है, ये इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1961 में हुआ था, और 1975 से ये पूरी तरह से इसने काम करना शुरू कर दिया। कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो बंगाल में गंगा नदी पर बना हुआ है। गंगा नदी जब यहाँ से निकलती है तो एक इसकी शाखा चली जाती है बांग्लादेश में, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं, और एक इसकी शाखा हुगली के नाम से जाती है, जिस पर कलकत्ता शहर है, और ये कलकत्ता बंदरगाह को पे जाके अपना मुहाना बनाती है। चलिए, गंगा नदी आज पढ़ लेते हैं पूरी। तो ये फरक्का डैम है जिसकी समीक्षा की जा रही है, पाकिस्तान बांग्लादेश की हवा टाइट है। चलिए, अगर बात करें गंगा नदी तंत्र की, तो सबसे पहले एक नदी निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा कहाँ से, सतोपत ग्लेशियर से। उसके बाद ये आगे चलती है और इसमें धौली गंगा आके मिलती है, कहाँ पर, विष्णु प्रयाग में। आगे चलती है अलकनंदा ही इसका नाम है, नंद प्रयाग। नंद प्रयाग पर नंदाग्नि मिलती है,
फिर आगे कर्णप्रयाग पर इसमें पिंडारी नदी आगे मिलती है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। ठीक है, तो मंदाकिनी सीधे आपकी तरफ से मिलती है। आगे आता है देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में भागीरथी मिलती है किससे? अलकनंदा से। तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से देवप्रयाग से आगे जब चलते हैं तो इसका नाम हो जाता है गंगा। इसमें आगे चलकर कन्नौज में मिलती है रामगंगा, जो कहां से निकलती है? तो जो कुमायूं हिमालय से निकलती है। और इसी पर ही एक शहर है नैनीताल, नैनीताल शहर है, और इसका एक नेशनल पार्क है रामगंगा नेशनल पार्क। उसके बाद आगे चलते हैं तो प्रयागराज आता है। प्रयागराज में आकर मिलती है यमुना। यमुना जो कहां से निकल रही है? तो बंदरपुछ ग्लेशियर से निकलती है, और कहां पर आकर मिलती है? प्रयागराज में आकर मिलती है। इसकी 3 सहायक नदी है गंगा की। कौन कौन सी? चंबल, बेतवा, केन। तो चंबल इटावा में, बेतवा हमीरपुर में, और केन बांदा में मिलती है। चंबल मालवा के पठार से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है बेतवा, और कैमूर की पहाड़ी से निकलती है बांदा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो पीलीभीत। पीलीभीत में फुलहर झील है, फुलहर झील यहाँ से निकलती है गोमती नदी। गोमती नदी के किनारे ही हमारा लखनऊ है। ठीक है, और गाजीपुर में मिलती है। गोमती मिली गाजीपुर में। नेपाल से एक नदी और निकलती है, काली और कर्णावली, दोनों मिलकर छपरा में मिलती है। उसके बाद गंडक सोनपुर में, और कुर्सेला में कोसी, और गंगा की आखिरी सहायक नदी महानंदा है। यहाँ पर फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज से एक शाखा बांग्लादेश में चली जाती है। फरक्का बांध से एक शाखा चली जाती है बांग्लादेश में, जो पद्मा कहलाती है। और एक हुगली जो भारत में बहती है, और इसके किनारे कलकत्ता शहर है। पद्मा में यहाँ से एक नदी आती है जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और इसे ये कहते हैं जमुना। ब्रह्मपुत्र और यमुना दोनों बांग्लादेश में मिलती है। उसके बाद आगे जब ये नदी चलती है तो ये मेघना कहलाती है। कौन सी? मेघना नदी कहलाती है। ठीक है, ये पद्मा यानी गंगा, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र आगे जब मिलती है तो मेघना कहलाती है, और डेल्टा बनाती है अपना बंगाल की खाड़ी में। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो सॉफ्ट पावर इंडेक्स में हमारी रैंक 29 है। मानव विकास सूचकांक में HDI में हमारी रैंक कितनी है? तो 134वीं रैंक हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। लैंगिक असमानता सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है? तो 108 है। वर्ल्ड हैप्पीनेस यानी खुशी में हम कौन से स्थान पर आते हैं? तो 126वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हर साल प्रवासी भारतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? लो भैया, गांधी जी को याद कर लो। आज देखो 9 जनवरी, 9 जनवरी को हर वर्ष क्या मनवाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरू होता है 2003 में। ये क्यों मनाया जाता है? तो क्योंकि जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? NRI नाम से जानते हैं, उनके भारत के प्रति जो योगदान है, उनका भारत के प्रति जो योगदान है, उसको योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, अब 9 तारीख को ही क्यों मनाया जाता है? देखो एक बात और याद रखिए, 2015 से इसके लिए एक द्विवार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। अब जो इस बार है, पिछली बार इसका आयोजन किया गया था, तो इस बार 2026 में ये गैर सम्मेलन वर्ष है, यानी इस बार सम्मेलन नहीं होगा। अगर बात करें पिछली बार सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका सम्मेलन हुआ था। अब कहाँ पर होगा? तो 2027 में, अभी निश्चित नहीं है कहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन 2027 में इसका सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये बात हो गई इससे जुड़ी हुई। अब बात करते हैं इसके इतिहास की, क्यों मनाया जाता है। देखो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। अफ्रीका से वापस लौटे थे, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है,
जब ये वापस लौटे थे तो जो लॉर्ड हार्डिंग था, लॉर्ड हार्डिंग, एक युद्ध हुआ था अफ्रीका में, उसमें इनके योगदान के लिए इन्हें केसरे हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। तो ये भी आप याद रखें 1915 में दी गई थी। किसके द्वारा? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा दी गई थी। चलिए अब बात करते हैं गांधी जी की। महात्मा गांधी। अब गांधी जी से जुड़ा हुआ जितना भी इतिहास है आज आपके सामने हम खोल के रख देंगे। जन्म की बात करें तो जन्म इनका आपको पता ही है, 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो पोरबंदर में। पोरबंदर कहाँ पर है? तो गुजरात में। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, और ये क्या थे? ये उस समय पोरबंदर और राजकोट के दीवान थे। अरे दीवान यानी ये मानो जैसे आज प्रधानमंत्री होता है किसी क्षेत्र का, जैसे भारत का, उस समय राजकोट के ये प्रधानमंत्री थे। तो बड़ी पोस्ट थी, बड़े लोग थे, इसलिए अफ्रीका भी गए पढ़ने, बैरिस्टर की पढ़ाई भी की इन्होंने। ठीक है। उसके बाद माता का नाम पुतलीबाई, पुतलीबाई इनकी माता का नाम। अब बात करते हैं इनकी कि कब वापस आए। तो अफ्रीका से वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 में, और सीधे ही क्या मिलती है ना, केसरे हिंद की उपाधि इन्हें मिलती है। उसके बाद बात करें कि इनके जो आंदोलन में कौन कौन से ऐसे आंदोलन थे जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो वो था सबसे पहले ये शामिल होते हैं 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, बिहार में नील की खेती होती थी, तो नील की खेती ना करें किसान, इसके लिए चंपारण विद्रोह वो सत्याग्रह किया गया 1918 में। फिर अगला ही आंदोलन करते हैं जिसका नाम था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह, और ये क्या था? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा के कुछ किसान थे जिन पर अकाल पड़ने के बाद भी उनसे कर वसूला जा रहा था, यानी लगान वसूला जा रहा था, उसके विरुद्ध में ये आंदोलन किया गया था। उसके बाद जो अगला आंदोलन होता है वो है खिलाफत। 1919 में खिलाफत आंदोलन। उसके बाद 1920 में घटना हो जाती है जिसको आप जानते हैं किसकी, कि जलियांवाला बाग की। तो जलियांवाला बाग और रोलेट एक्ट एक आया था जिसे बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहते थे। रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग के विरोध में इन्होंने असहयोग आंदोलन किया। और जलियांवाला बाग के विद्रोह से नाराज होकर इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। तो कब लौटाई? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है। तो 1920 तक इनके असहयोग आंदोलन रहे। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद जो आंदोलन करा इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन था, और ये कब से कब तक था? तो ये था 1930 में। उसके बाद ही 1930 में 5 मार्च 1931 को समझौता होता है किसके बीच? गांधी और इरविन के बीच समझौता होता है, और उसके बाद भगत सिंह को फांसी दी जाती है। तो ये भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद जो आखिरी आंदोलन था इनका, भारत छोड़ो 1944। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन इनका 42 में। तो ये इनके आंदोलन हो गए। ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कई बार इनका कर्म भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद अगर बात करूं कि इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की, कांग्रेस की अध्यक्षता, तो इन्होंने अपने जीवन में कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की, और वो कब की? वो बेलगांव कर्नाटक में, बेलगांव जो आज कर्नाटक में है, वहां पर इन्होंने 1924 में
अध्यक्षता की थी। कब की थी? तो 1924 में इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर बात करूं इनको महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि इन्होंने इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी। बात करूं अगर राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने कहा से? तो सिंगापुर से। ये एक रेडियो कार्यक्रम के दौरान सिंगापुर से रेडियो पर दी थी। किस पर? तो रेडियो पर बोल रहे थे, तब इन्होंने राष्ट्रपिता कहते हुए संबोधित किया। बात करें बापू, बापू की उपाधि ने जवाहरलाल नेहरू ने दी। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने दी। बात करें इनसे जुड़ी किताबों की या समाचार पत्र, समाचार पत्र इनसे जुड़े हुए कौन कौन से थे? तो इनसे जुड़े हुए समाचार पत्र थे जैसे यंग इंडिया, ठीक है, सबसे पहले यंग इंडिया, फिर नवजीवन, हरिजन, ठीक है। तो ये इनके, ये इंग्लिश का था, नवजीवन गुजरात का था, और ये हिंदी और गुजराती दोनों में था। अगर बात करें इंडियन ओपिनियन, इन्होंने अफ्रीका में रहते हुए भी, अफ्रीका में रहते हुए साउथ अफ्रीका में एक पत्र यानी समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था इंडियन ओपिनियन। तो ये समाचार पत्र इन्होंने अफ्रीका में रहते हुए निकाला, ठीक है। तो ये पूरी जानकारी महात्मा गांधी के बारे में आपको आज मिल गई। तो ये रहे बापू, देख लो, ठीक है। अब 8 तारीख को हमारे यहाँ पर अर्थ रोटेशन डे यानी पृथ्वी घूर्णन दिवस भी मनाया गया है। साथ ही 1 जनवरी को हमने डीआरडीओ का 68वां स्थापना दिवस भी मनाया। तो ये भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक क्या है? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में मैंने अभी आपको बताया कौन सी रैंक है, तो 126वीं है। विधि के शासन सूचकांक में हमारी रैंक कितनी है? 79 है। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स में 141 है, और ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में हमारी रैंक 63 है। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में 15 संकटग्रस्त गिद्धों को जंगल में छोड़ा गया है? दोस्तों अभी क्या हुआ है, एक सोसाइटी है जिसका नाम है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। अब ये जो संस्था है ये एक एनजीओ है यानी गैर सरकारी संगठन है। गैर सरकारी संगठन है, कहाँ का? महाराष्ट्र का। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1883 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। ये जल संरक्षण के लिए कार्य करता है। अब इसने क्या किया है, महाराष्ट्र का एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व, और जिसका नाम है मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व, और यहाँ पर इन्हें 15 गिद्धों को मुक्त किया है, यानी यहाँ पर छोड़ दिया गया है गिद्धों को। गिद्धों को मुक्त करना इतना बड़ा काम क्यों है? क्योंकि गिद्ध जो है ये IUCN की किस लिस्ट में है? तो संकटग्रस्त लिस्ट में है, ठीक है। गिद्ध, गिद्ध जो इनका अगर वैज्ञानिक नाम पूछूं तो वैज्ञानिक नाम इनका होगा गाइपस इंडिकस। गाइपस इंडिकस इनका वैज्ञानिक नाम हुआ, ठीक है। और गिद्ध कहाँ पर आता है? तो जो हमारी खाद्य श्रृंखला में है, खाद्य श्रृंखला में सर्वोच्च स्थान पर आते हैं, ठीक है। हमारी जो हम गंदा करते हैं या जो पशु सड़ जाते हैं, मर जाते हैं, उनको सफाई का काम करने में गिद्ध काम आता है। और इसकी अभी क्या है, इसको IUCN ने किस लिस्ट में जाना है, डाला है? IUCN ने इसे संकटग्रस्त जीव की सूची में डाला है, ठीक है, सूची। ये IUCN क्या है? तो IUCN एक संस्था है जो किसके लिए काम करती है? जो संरक्षण के लिए काम करती है। इसका नाम है इंटरनेशनल
इंटरनेशनल यूनियन फॉर नेचर कंजर्वेशन, ये संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये क्या है? वो ये रेड लिस्ट डाटा जारी करती है। अगर आपसे कोई पूछे रेड लिस्ट कौन सी संस्था जारी करती है, तो रेड लिस्ट बुक जो है ये IUCN जारी करती है। इसमें उन प्रजातियों को एक लिस्ट में रखा जाता है जो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और लुप्ति के कगार पर है, यानी जो विलुप्त होने के कगार पर है, इनको इस लिस्ट में डाल दिया जाता है। जो इस रेड को डाटा बुक में डाल दिया जाता है, उसके संरक्षण के प्रयास अन्य संस्थाओं द्वारा शुरू कर दिए जाते हैं। अगर मैं बात करूं, जो ये हमारा गिद्ध है, इसकी विलुप्ति का कारण क्या है? विलुप्ति का कारण, तो इसकी विलुप्ति का कारण है, एक देखो हमारे यहाँ जो मवेशी हैं उनमें एक दर्द निवारक इंजेक्शन लगाया जाता था पहले, जिसका नाम था डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक नाम का एक दर्द निवारक, फेनाक नाम का एक दर्द निवारक इंजेक्शन लगाया जाता था। अब इससे होता क्या था? मवेशियों में, आपके भैंसों में भी लगाया जाता था। अब ये जब मवेशी मर जाते थे, तो ये जो दवा है, इसे मवेशी मर गया, उसको गिद्ध खा रहा है, गिद्ध खाने के बाद गिद्ध के अंदर चली गई और इस दवा के कारण गिद्धों के जो गुर्दे हैं वो फेल हो जाते थे, यानी गिद्ध इससे मर जाते थे। तो सबसे बड़ा विलुप्ति का कारण ये हुआ। फिर क्या हुआ कि 2015 से इसको बिल्कुल बैन कर दिया गया है, यानी अब इसके प्रयोग पर बिल्कुल बैन है और इनके संरक्षण के कार्य चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे यहाँ पर सितंबर 2024 सितंबर में जटायु संरक्षण केंद्र खोला गया। कहाँ पर? तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में खोला गया और विश्व का सबसे बड़ा गिद्ध संरक्षण केंद्र है। गिद्ध संरक्षण केंद्र है जटायु संरक्षण केंद्र। कहाँ पर है? तो महाराजगंज यूपी में है। ठीक है, 6 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन हमारे योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। ये गिद्ध हो गए। ठीक है, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र ये है महाराष्ट्र, किस किस से सीमा साझा कर रहा है? तो यहाँ पर गोवा, यहाँ पर कर्नाटक, यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर छत्तीसगढ़, ऊपर MP और इधर गुजरात। बात करें इसकी राजधानी की, तो मुंबई इसकी राजधानी